नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और यदि मैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है टॉपिक। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में स्विस संगठन IQAir द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट अर्थात वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विश्व के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 भारत में हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 106 देशों से PM 2.5 डेटा एकत्र किया गया है। PM 2.5 क्या होता है ये जान लेते हैं। PM 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास का एक वायुमंडलीय कण होता है जो कि मानव बाल के व्यास के लगभग 3% होता है। यह श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है और हमारे देखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। साथ ही यह डायबिटीज का भी एक कारण होता है। यह इतना छोटा होता है कि इसे केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। यह कण निर्माण स्थल, कच्ची सड़कें, खेत आदि जैसे कुछ स्रोतों से सीधे उत्सर्जित होते हैं। अधिकांश कण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायनों की जटिल प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं जो बिजली संयंत्रों, उद्योगों और ऑटोमोबाइल से निकलने वाले प्रदूषक हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर। देशों की राजधानियों की रैंकिंग जान लेते हैं। दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है। इसके बाद क्रमशः ढाका, दूसरे नंबर पे उलान बटार, तीसरे नंबर पे काबुल, चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे दोहा जो कि कतर की राजधानी है उसका स्थान है। अब जान लेते हैं देशों की रैंकिंग के विषय में। बांग्लादेश को पाकिस्तान और भारत के बाद सबसे प्रदूषित देश का दर्जा दिया गया है। सबसे कम प्रदूषित देश प्यूर्टो रिको है। उसके बाद क्रमशः न्यू कैलेडोनिया, अमेरिकी वर्जिन आइलैंड है। अभी हम इसको मैप में देखेंगे ये कहाँ पर मौजूद है। प्यूर्टो रिको एक कैरिबियाई द्वीप है और पहाड़ों, झरनों और एल यू के उष्णकटिबंधीय वर्षावन के परिदृश्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है। सैन जुआन राजधानी है इसकी और सबसे बड़ा शहर है। और प्यूर्टो रिको आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये यूनाइटेड स्टेट है और ये प्यूर्टो रिको का फ्लैग है। यदि हम न्यू कैलेडोनिया की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल निकट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यू कैलेडोनिया का फ्लैग है। और यदि हम US वर्जिन आइलैंड की बात करें तो US वर्जिन आइलैंड आपको यहाँ मिलेगा। उसके बिल्कुल साथ में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है और ये प्यूर्टो रिको है। अब बात कर लेते हैं विश्व के शहरों की रैंकिंग के विषय में। तो चीन का होटन शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है और उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का। अब बात कर लेते हैं इस विषय में भारतीय परिदृश्य क्या है। तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता में वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 15% की वृद्धि हुई है। दिल्ली को 10वें सबसे प्रदूषित शहर और विश्व के शीर्ष प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गाजियाबाद विश्व का दूसरा और भारत का पहला सबसे प्रदूषित शहर है और इसके बाद नंबर आता है बुलंदशहर का, बिसरख, जलालपुर, भिवाड़ी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ का। वर्ष 2020 के अधिकांश दिनों में उत्तर भारतीय शहरों की तुलना में दक्कन के शहरों में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दैनिक सीमा 25 पर क्यूबिक मीटर एयर से अपेक्षाकृत बेहतर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। हालांकि भारत के प्रत्येक शहर में वर्ष 2018 और इसके पहले की तुलना में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया, जबकि 63% शहरों में वर्ष 2019 की तुलना में प्रत्यक्ष सुधार देखा गया। भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में परिवहन, खाना पकाने के लिए बायोमास जलाना, बिजली उत्पादन, उद्योग, निर्माण, कृषि अपशिष्ट जलाना आदि शामिल हैं। वर्ष 2020 में बड़े पैमाने पर कृषि अपशिष्ट जलाए गए और इसके अंतर्गत किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद बचे फसल अवशेषों में आग लगा दी जाती है। पंजाब में इस प्रकार की घटना वर्ष 2019 में 46.5% तक बढ़ गई। फ्रेंड्स, दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है। तो जान लेते हैं ऐसा क्यों है, दिल्ली में प्रदूषण के कारण क्या है।
दिल्ली एनसीआर और गंगा के मैदानों में वायु प्रदूषण एक जटिल घटना है जो कई कारकों पर निर्भर है। पहला कारक है पवन या हवा की दिशा में परिवर्तन। उत्तर पश्चिम भारत में अक्टूबर माह में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है और हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व की तरफ होती है। ये हवाएं अपने साथ उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धूल लेकर आती हैं। दूसरा कारण है हवा की गति में कमी। उच्च गति वाली हवाएं प्रदूषकों को हटाने में बहुत प्रभावी होती हैं, लेकिन सर्दियों में ग्रीष्मकाल की तुलना में हवा की गति में गिरावट आ जाती है, जिससे यह क्षेत्र प्रदूषण का शिकार हो जाता है। दिल्ली चारों तरफ से भूभाग से घिरा है और इसे देश के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से के खुले मौसम का लाभ नहीं मिल पाता है। तीसरा कारण है पराली दहन। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में जलने वाले कृषि अपशिष्ट को सर्दियों के दौरान दिल्ली में धुंध का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इससे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में जहरीले प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक अर्थात वीओसी और कार्सिनोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे हानिकारक गैसें शामिल हैं। वर्षों से धान के ठूंठ कृषि अपशिष्ट को खेत से हटाने या साफ करने के लिए उसमें आग लगाने की विधि को अन्य निपटान के तरीकों से आसान और सस्ता माना जाता रहा है। चौथा कारण है वाहन प्रदूषण। वाहन दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को सर्दियों में खराब करने वाला सबसे बड़े कारण है। ये इस क्षेत्र में कुल PM 2.5 कणों के लगभग 20% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। पांचवा कारण है धूल के तूफान। खाड़ी देशों से आने वाले धूल के तूफान यहाँ की पहले से ही खराब स्थिति को और बढ़ा देते हैं। बारिश के दिनों में विशेषकर अक्टूबर और जून के बीच नहीं दिखने वाला धूल का प्रकोप शुष्क ठंडे मौसम में प्रभावी हो जाता है। धूल प्रदूषण PM 10 और PM 2.5 कणों के लिए लगभग 56% तक जिम्मेदार है। छठा कारण है तापमान में कमी। वायु की दिशा में परिवर्तन के साथ साथ तापमान में गिरावट भी प्रदूषण के बढ़ते स्तर का एक प्रमुख कारक है। जैसे ही तापमान बढ़ता है, प्रतिलोम ऊंचाई अर्थात वह परत जिसके ऊपर प्रदूषक वायुमंडल में फैल नहीं सकते, कम हो जाती है और ऐसा होने पर हवा में प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है। सातवां कारण है निर्माण गतिविधियां और खुले में अपशिष्ट को जलाना। दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हवा में धूल और प्रदूषण बढ़ने का एक अन्य प्रमुख कारण है। दिल्ली में कचरे के लैंडफिल साइटों में कचरे को जलाना भी वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। आठवां और आखिरी कारण है पटाखे, जिस पर बैन लगाने की पूरी कोशिश चल रही है सरकार की ओर से। पटाखों के बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद इनका इस्तेमाल दिवाली पर होना एक आम बात है। हालांकि यह वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक नहीं है, लेकिन इसे बढ़ाने में निश्चित रूप से योगदान करता है। फ्रेंड्स, इतने सारे कारण जानने के बाद वायु प्रदूषण के, अब जान लेते हैं इसको कम करने के लिए किया क्या जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं टर्बो हैप्पी सीडर के विषय में। यह ट्रैक्टर के साथ लगाई जाने वाली एक प्रकार की मशीन होती है जो फसल के अवशेषों को उनकी जड़ समेत उखाड़ फेंकती है। खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी दी गई है। दूसरा है वाहनों से होने वाले प्रदूषण कम करने के लिए BS6 वाहनों की शुरुआत करना। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, एक आपातकालीन उपाय के रूप में ऑड इवन का प्रयोग, पूर्वी एवं पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे का निर्माण आदि। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का कार्यान्वयन, इसमें थर्मल पावर प्लांट बंद करने और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने जैसे उपाय शामिल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में सार्वजनिक सूचना के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अर्थात NAQI का विकास। इस सूचकांक के अंतर्गत 8 वायु प्रदूषकों जैसे PM 2.5, PM 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड को शामिल किया गया है। इस विषय में आगे की राह क्या होनी चाहिए वो जान लेते हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उचित राजनीतिक इच्छा शक्ति, लोगों में जागरूकता और अधिक से अधिक पारदर्शिता का होना एक प्रमुख शर्त है, अन्यथा सभी उपाय केवल कागज पर ही रह जाएंगे। और जहां तक यदि मेरी राय है इस विषय में, तो मेरा मानना ये है कि यदि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए तो प्रदूषण की जो समस्या है काफ़ी हद तक हल हो सकती है। जैसे वाहनों से होने वाला जो प्रदूषण है, पटाखों से होने वाला जो प्रदूषण है, निर्माण गतिविधियों द्वारा जो फैलने वाला प्रदूषण है और कचरे को खुले में जलाने जैसा जो
प्रदूषण है ये लोगों में जागरूकता फैलाकर कम किया जा सकता है। लोग अपने स्तर पर इस प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस विषय पर आपकी राय क्या है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सक्रिय नागरिकों की तुलना में कोई बेहतर प्रहरी नहीं हो सकता, इसलिए प्रदूषण के लक्ष्य को हर साल सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि वर्ष के अंत में इसका मूल्यांकन किया जा सके। स्वच्छ हवा में सांस लेना हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसलिए मानव स्वास्थ्य के लिए वायु प्रदूषण से निपटने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और अपना फीडबैक वीडियो के विषय में और ये जो मैटर है इसके विषय में कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।